हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पीजीटी, टीजीटी या यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से डाउनलोड करके आप स्टोर पर जाकर के यूपी पीजीटी, टीजीटी या एलटी ग्रेड कॉमर्स के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा कॉमर्स सेक्शन का, आपको अच्छे तरीके से विद वीडियो क्लासेस, नोट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्विजेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पूछा गया है कि सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का। रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लगता है? देखिए, हमने बात की थी कि आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है अकाउंटिंग का काम और जाके कम्युनिकेशन पर खत्म होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी कि सूचना का संचार। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा। परचेज्ड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए मशीनरी को खरीदा आपने। परचेज्ड मशीनरी फॉर रीसेल, पुनर्विक्रय के लिए खरीदी गई मशीनरी। पेड वेजेस एंड सैलरी, यानी कि वेतन और मजदूरी का भुगतान, वेतन और वेतन का भुगतान। पेड स्कूल फी फॉर हिज सन फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने अपने बच्चे की स्कूल फीस का पेमेंट कर दिया। तो देखो, ये तीन ट्रांजैक्शन हैं जो ना, ये बिजनेस से रिलेटेड है। These three transactions are related to the business, और ये चौथा पर्सनल नेचर का है। तो एक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में, कौन कौन सा? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो हम यहाँ पर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं। तो बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। तो डी जो है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए, या समझ लीजिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को पता लगाने के लिए, कि जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका कॉस्ट कैसे पता चलेगा, कितने रुपए बनाने में उसको लगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है मैनेजमेंट पर्पस के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में एम्प्लॉयज के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी निर्मित वस्तुओं की लागत कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगी। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी कौन सा एक्सटर्नल यूजर, दो तरह के यूजर होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, एक्सटर्नल वो होगा जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं। ठीक है, तो कौन सा एक्सटर्नल यूजर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने में? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है कि क्या लॉन्ग टर्म में, दीर्घ अवधि में, 5 से 10 साल या 20 साल में कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट कर पाएगी, अपने लोन को चुका पाएगी। इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। तो कौन होगा जो ये सबसे ज्यादा जानना चाहेगा? एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या गवर्नमेंट? क्या लगता है आपको? देखो भाई, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन वही जानना चाहेगा जो बिजनेस को लोन देगा। ठीक है, तो लोन कौन देता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सबसे दिलचस्पी तो सबकी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसकी होगी?
बैंक वाले ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारी कंपनी जो है कि 10 साल में हमारा पैसा वापस कर देगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बैंक और वित्तीय संस्थान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को क्लियरली स्पष्ट रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं मतलब वो आपको समझ में आसानी से आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, समझने योग्य। अगला कैपिटल इज, कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी व्यवसाय के स्वामी मालिक द्वारा लगाया गया व्यवसाय में पैसा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब कैपिटल को क्या माना जाता है? इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉट अ लायबिलिटी। तो देखो फिर से समझना, हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में आपने सुना होगा। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, बिजनेसमैन ने कहां पर लगाई है कैपिटल? बिजनेस में लगाई है, बिजनेस में पैसा लगाया है। तो भाई ये जो है बिजनेस क्या मानेगा? ये बिजनेस मानेगा इस कैपिटल को, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये बिजनेसमैन का है, इसलिए इसको क्या मानेगा? लायबिलिटी मानेगा। ठीक है, दायित्व मानेगा। अब लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की जो मालिक के प्रति लायबिलिटी है, बिजनेसमैन के प्रति जो लायबिलिटी है उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। तो इसका जवाब होगा ए। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो बाहर वाले को देना है, जैसे बिजनेस ने किसी से उधार गुड्स खरीदा है तो वो बन जाएगा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को जो पैसा देना होगा वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो वो भी लायबिलिटी है, उसके बदले में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? रिपेमेंट करना पड़ेगा, बैंक एक्सटर्नल पार्टी। ठीक है, तो यह कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा। अगला गुडविल, 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 गुडविल का मतलब होता है ख्याति, हिंदी में कहते हैं। गुडविल होता क्या है? गुडविल का मतलब होता है नाम, पहचान, ब्रांड वैल्यू। ठीक है, सुना है आपने कभी कि ये ब्रांड है? ब्रांड, ब्रांड मतलब उसके नाम से लोग उसको पहचानते हैं। तो गुडविल क्या है? टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है या फिक्टिशियस एसेट? टेंजिबल एसेट उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या है? इनटेंजिबल एसेट वो है जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गुडविल, भाई किसी का नाम बहुत ज्यादा है या कोई बदनाम बहुत है, बैडविल है उसकी, तो भैया उसका बदनाम तो आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की इज्जत हो जाए तो इज्जत महसूस होती है ना, बेइज्जती हो तो महसूस होती है। ऐसे गुडविल भी क्या है? इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये एसेट क्यों है? क्योंकि गुडविल आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। दो शॉप है मान लीजिए आपके शहर में, एक है 40 साल पुरानी मिठाई की शॉप है और एक अभी नई नई खुली है। तो 40 साल पुरानी जो दुकान है उसके उस शॉप पर भीड़ लगी होती है, उस शॉप पर क्या होती है? भीड़ लगी होती है। और जो नई दुकान खुली है वैसा ही है, बल्कि वो ज्यादा बड़ी दुकान है नई वाली, लेकिन फिर भी वहां पर भीड़ नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि 40 साल पुरानी दुकान में गुडविल है, उसने अपना नाम बनाया है 40 सालों में, तो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, यानी उसको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। ठीक है, तो गुडविल को इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। एसेट क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में कमाने में मदद करती है। करंट एसेट वो एसेट होती है जो आपकी 12 महीने तक का आपके साथ रहेगी। और फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट होती है, इसको आप समझ सकते हैं फरेबी एसेट। ठीक है, ऐसे दोस्त जो दोस्त हैं लेकिन वो अंदर से आपके साथ नहीं है, धोखा दे देंगे मौका आने पर। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। ठीक है, तो ये ऐसी एसेट है फिक्टिशियस एसेट जो कि लिखी तो एसेट साइड है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी एसेट है? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब ये लॉस है, अब इसको एसेट साइड लिख देते हैं लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, दूसरा आप समझिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब भाई डिस्काउंट दिया था डिबेंचर इशू करने पर, उसको लिख दिया यहाँ पर एसेट साइड में। इसको आप बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका फायदा आपको लंबे टाइम तक मिलेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट आपने कराया या एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे खर्चा किया, तो आपने लिख तो एसेट दिया, लेकिन क्या खर्चा आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा आप एसेट में लिख रहे हैं, तो क्या एडवर्टीजमेंट के खर्चे को आप बेच के पैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स ध्यान रखिएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको फिक्टिशियस कहते हैं। ऐसे दोस्त जो हैं तो दोस्त बने हुए हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं आएंगे, वैल्यू उनके कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे फिक्टिशियस फ्रेंड। तो इसका इसीलिए गुडविल को हमेशा ध्यान रखना, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट नहीं कहते हैं। उसके बाद परचेस रेफर्स टू द परचेस ऑफ एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, गुड्स फॉर रीसेल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो बिजनेस में परचेस का मतलब होता है ऐसा गुड्स आपने परचेस किया है जिसको या तो आप रीसेल करेंगे या फिर आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रीसेल के लिए जो गुड्स खरीदते हैं उसको हम कहते हैं परचेस। एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स के नाम पे रिकॉर्ड किया जाता है, स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए खरीदेंगे तो उसको स्टेशनरी के नाम से किया जाता है, रीसेल का जो गुड्स होगा उसे हम परचेस नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगला, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। देखो बेसिकली समझो, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिसका फायदा आपको अकाउंटिंग ईयर में ही मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, यानी एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के पीरियड में मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा, संपत्ति बनाएगा, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये आपके लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, और इसका फायदा आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में एक्सपायर हो जाएगा। जैसे किसी को आप सैलरी दे रहे हैं, तो अगर सैलरी दे रहे हो भैया, तो सैलरी भाई जब तक सैलरी दोगे तभी तक वो आपके लिए काम करेगा। या बिजली का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, जब तक आप पेमेंट करेंगे तभी तक, मतलब ये सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं, और ये रेकरिंग बेसिस पर होंगे, लगातार होंगे, हर महीने होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेकरिंग नहीं होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीन खरीदी तो मशीन डेली बेसिस पे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हो, लॉन्ग टर्म तक इनका फायदा मिलेगा और ये एसेट आपकी क्रिएट करेंगे, तो ये खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है। अब एक तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है भाई? है तो रेवेन्यू खर्चा, है तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा, क्यों? क्योंकि ये कोई एसेट नहीं बना रहा है, किसी संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन इसका फायदा कुछ सालों तक मिलेगा, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिलेगा। जैसे आपकी नई शॉप ओपन हुई और आपने हैवी एक्सपेंडिचर किया एडवर्टीजमेंट पे, कटरीना कैफ को बुला लिया, ठीक है ना, विकी कौशल को बुला लिया, वो लोग आपके इनॉग्रेशन पे डांस कर रहे थे और ऐड कर रहे हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर। तो इस केस में इसका फायदा, मान लीजिए आपने आज उनको 5 करोड़ दिया और वो 3 साल तक आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो इसका खर्चा आपको, इसका बेनिफिट आपको 3 सालों तक मिलेगा, तो इसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या मान लीजिए एम्प्लॉइज के ट्रेनिंग पे आपने खर्चा किया, खर्चा आज किया, लेकिन एम्प्लॉइज आपके यहाँ मान लीजिए कम से कम 5 साल रहेगा, तो उसका फायदा 5 सालों तक आपको मिलेगा। तो इस खर्चे को क्या बोलते हैं? है तो रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि किसी संपत्ति का निर्माण नहीं किया है, लेकिन फायदा 1 साल से अधिक के लिए देगा, इसका मतलब वो हो जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई? देखो, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली 2 तरह के डिस्काउंट की बात करते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि गुड्स के सेल को बढ़ाया जा सके। क्या किया जा सके? गुड्स के सेल को बढ़ाया जा सके। और कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर पेमेंट जल्दी कर दे, मतलब अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है। कैसे? सुनिएगा, मान लीजिए एक शॉप है, उस गुड्स में गुड्स की प्राइस जो है वो कितनी है, या समझिए लिस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 5000, ठीक है। और इस पे लिखा है 50% ऑफ,
अब ये 50% ऑफ, तो जो आदमी भी जाएगा सबको मिलेगा। तो अब 50% ऑफ यानी 2500 का डिस्काउंट और 2500 इसकी इनवॉइस प्राइस हुई। मतलब ये समझिए कि ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बंदे ने 2 महीने का उधार खरीदा, 2 मंथ्स क्रेडिट पे लिया। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्रेडिट पर हुआ, ठीक है। अब लेकिन दुकानदार चाहता है कि यार इससे पेमेंट जल्दी मिल जाए, तो दुकानदार ने बोला कि सर अगर आप ना हमें अभी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, 10% कैश डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब क्या है कि 2500 प्राइस है, इसका 10% कितना होगा? 250। तो इसको कितने में पड़ेगा? 2250, ठीक है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ उसी आदमी को मिलेगा जो पेमेंट करेगा अभी के अभी। मतलब ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाएगा। क्यों दिया जा रहा है? ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे, ताकि कस्टमर कैश पेमेंट जल्दी कर दे। अब ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती है, अकाउंटिंग एंट्री नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट? निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं? फिक्स्ड एसेट मतलब आपके साथ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए रहेगी, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्कुल रहेगी। बैलेंस विथ बैंक, बैलेंस विथ बैंक भाई ये आपके साथ बदल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका करंट एसेट, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो बी होगा सही जवाब। गुडविल भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, बैंक के साथ बैलेंस, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट नहीं बल्कि ये करंट एसेट है। Which of the following is not a long term liability? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है 1 साल से अधिक के लिए लाइबिलिटी जो आपकी, ठीक है। तो कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? क्रेडिटर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, इनको माना जाता है कि आप इनका पेमेंट जल्दी कर देंगे। टर्म लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कैपिटल भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स जो है ये क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले होता क्या है भाई? आपके खाते में है मान लीजिए 10,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपए। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी बैंक में क्रेडिट अच्छी है और आपने डेली आप चेक डिडक्ट मतलब काटते हैं। आपने 1,05,000 का चेक काट दिया। अब ये बंदा जाएगा बैंक में तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। भाई चेक बाउंस होगा तो आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, आप रुस्वा हो जाएंगे बाजार में, ठीक है। तो बैंक वाला आपको फोन लगाएगा कि सर ऐसा है कि आपका 1,05,000 का चेक आया है, क्या करें? आप बोलेंगे कि भाई अभी आप उसको क्या कर दें? ऑनर कर दें। ऑनर कर दें का मतलब क्या है? आप उसका पेमेंट कर दें। तो आपके खाते से पेमेंट कितना हो गया? 1,05,000 का खाते में थे कितने? 1 लाख, मतलब 5,000 आपका खाता नेगेटिव में चला गया। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। खाते में जितना पैसा हो उससे ज्यादा पैसे निकालने की एबिलिटी, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अब बोलेंगे सर हमारे हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसी को मिलता है जिसके बैंक में क्रेडिट अच्छी हो। पहले से डिफाइन कर लिया जाता है बड़े कस्टमर के केस में कि हम 5 लाख रुपए तक या 10 लाख रुपए तक ओवरड्राफ्ट देंगे, कि खाते में अगर आपके पास कम भी पैसे हैं लेकिन उतने ज्यादा का भी आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या है? ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लाइबिलिटी है, आपको अगले महीने तक में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। स्टॉक इज वैल्यूड। स्टॉक को वैल्यू किया जाता है किस पर? कॉस्ट पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, ए और बी विच एवर इज लोअर, ए और बी विच एवर इज हायर। देखो स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ये क्यों किया जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के बेसिस पर कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पर इसकी वैल्यू की जाती है, ठीक है। और कौन सा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है इन्वेंट्री के केस में, स्टॉक के केस में, ये बताना है,
ठीक है, कंसेप्ट कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा, कंसेप्ट कौन सा है और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे एप्लीकेबल होता है, किस प्रिंसिपल के तहत ये किया जाता है कि स्टॉक और कॉस्ट और एलआरबी विचएवर इज लोअर पर वैल्यू किया जाता है। अगला, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, सेल को रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, कब किया जाता है? देखो आप समझिए, रेवेन्यू के रूप में सेल्स को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? पहला है कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया सेल्स का तभी, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, एट द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। देखिए सिंपल सी बात है, आपको सेल तभी रिकॉर्ड करनी है जब आपको राइट टू रिसीव आ चुका हो और साथ ही साथ आपने सर्विस की परफॉर्मेंस कर दी हो या फिर गुड्स की डिलीवरी कर दी हो और उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका हो। ठीक है, मतलब अब आपका अधिकार आ चुका है पैसे लेने का, क्यों? क्योंकि आपने परफॉर्मेंस कर दी है सर्विस की या फिर आपने डिलीवरी कर दी है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आप एक सलून पे गए, ठीक है ना, कटिंग के लिए, तो सलून पे जैसे ही आप एंटर हुए, क्या वैसे ही उसका अधिकार हो गया कि वो आपसे पैसे वो सेल लिख ले? नहीं, उसने कटिंग कर दी, ठीक है ना, या आपकी शेविंग कर दी, या ब्यूटी पार्लर पे गए, उसने आपको पोत दिया अच्छे से, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस कर दी। पैसे आपने भले हो सकता है उसको 3 महीने बाद दें, आपकी जान पहचान का था, लेकिन उसको सेल वहीं पे रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, आप एक शॉप पर गए लैपटॉप खरीदने, ठीक है, लैपटॉप आपने अपने नाम पर इनवॉइस बनाया, लैपटॉप लेकर के आ गए, ठीक है, अब आप भले ही उसका पेमेंट 3 महीने बाद करें, लेकिन वो सेल तभी रिकॉर्ड कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसने पॉइंट ऑफ सेल हो गई है, ठीक है ना, गुड्स डिलीवर हो गया है, मतलब राइट टू रिसीव उसका जनरेट हो गया है, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस उसने कर दी है। तो इस केस में क्या होगा? सही जवाब बी। ठीक है भाई, एक्सपायरी ऑफ डेटर पीरियड, क्रेडिट पीरियड अलाउड, ये तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, सेल तो हो गई हमारी। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है सेल हो गई है तब रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट बाद में आएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मनी 3 महीने बाद मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स एनरोल करा सकते हैं। कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं और आप हमारी क्लासेस में एनरोल करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।